हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदू लॉ का एक बहुत छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये है कोपासनरी राइट जिसे हम कहते हैं। तो कोपासनर जो है व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति जिसके पास ये राइट होता है। कोपासनरी ये आपका अधिकार है। बेसिकली ये जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जिसे खानदानी संपत्ति जिसे कहते हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन चलती आती है, उसको इनहेरिट करने का राइट होता है। मतलब उस पर अपना अधिकार, अपना एक हिस्सा जो जिसे हम कहते लेने का, ये वो अधिकार होता है। तो कोपासनरी राइट हम डिस्कस कर रहे हैं। अब जॉइंट हिंदू फैमिली और कोपासनरी राइट जो है ये साथ के साथ चलते हैं। कैसे चलते हैं ये देख लेते हैं। कोपासनर, अगर आपको किसी फैमिली में कोपासनर बनना है, मतलब उसको इनहेरिट करने का अगर आपको राइट चाहिए, तो वो दो ही तरीके हैं। या तो जॉइंट फैमिली में जन्म लीजिए एज ए सन, लेकिन 2005 के अमेंडमेंट के बाद जो है, जो महिलाएं हैं, जो डॉटर है, उनको भी इक्वली एज ए कोपासनर माना जाता है। बाय बर्थ उनको कोपासनर कंसीडर किया गया है। तो अब हम ये कह सकते हैं, उस जॉइंट फैमिली में आप बर्थ लीजिए, वेदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय, वॉट एवर, इट डजेंट मैटर। तो अगर आपने वहां जन्म लिया है, आप बाय बर्थ वहां पर ऐड है, या फिर एडॉप्शन के द्वारा आप उस फैमिली में ऐड किए गए हैं, तो आपके पास एक कोपासनरी राइट होता है। उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का आपके पास राइट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी चाहे जनरेशन हो उन सबके पास ये राइट हो जाता है, उन सबको आप कोपासनर कंसीडर करोगे, नहीं। जॉइंट हिंदू फैमिली कंसेप्ट जो है कि वो बहुत लंबे तक चलता है, बहुत सारी जनरेशंस को ऐड किया जाता है। यहाँ मैंने आपको बताया है 7 जनरेशन तक जो है आप उसे जॉइंट हिंदू फैमिली कंसीडर करते हो। लेकिन जब कोपासनरी की बात आती है, जब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने की बात आती है, तो वो सिर्फ 4 जनरेशन तक ही माना जाता है। उसके बाद को आप कोपासनरी जो है ऐड नहीं करते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश करी है। इसमें थोड़े और जो पॉइंट्स है वो देखिए। सपोज करिए कि फादर है, इसको हम लास्ट होल्डर कंसीडर करते हैं कि जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो इस व्यक्ति के पास है। उसके बाद उसके आगे की जनरेशन है, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 और 4, इसको इंक्लूड करके हम 4 जनरेशन तक देखते हैं। फर्स्ट दिस वन, फिर उसका बेटा, फिर पोता, फिर उसका पड़पोता। तो यहाँ पर ये जो 4 लोग हैं, 4 जनरेशन जो हैं, इनके बच्चे भी हो सकते हैं, उनको भी आप ऐड करिए। ये जो 4 जनरेशन है, यहाँ तक हम कोपासनरी मानते हैं। इसके बाद ये जो 5th पर्सन रहेगा, इसे हम कोपासनरी में कंसीडर नहीं करते। लेकिन हाँ, ये जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर होगा, बिल्कुल होगा। ये आगे टोटल 7 जनरेशन तक जॉइंट हिंदू फैमिली चलती है, उसके बाद का नहीं ऐड होता है। लेकिन 4 तक, लास्ट होल्डर फर्स्ट, इससे काउंट करके 4 तक जो है हम उसे कोपासनरी कंसीडर करते हैं। अब इसका एक जो ट्विस्ट है वो देखिए। सपोज करिए फादर की यहाँ पर डेथ हो जाती है, सिंपल है, इसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। फिर उससे आगे 1, 2, 3, 4, यहाँ तक फिर हम इसे कोपासनरी कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर यहाँ बीच में S1 या इसकी या इनमें से किसी की भी यहाँ पर अगर डेथ हो जाती है, जैसे कि S1 की डेथ हो गई या S2 की डेथ हो गई, तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम इसको आगे शिफ्ट कर देंगे। नहीं, हम हमेशा देखते हैं लास्ट होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी कौन है। अगर ये व्यक्ति जिंदा है, लास्ट होल्डर ऑफ प्रॉपर्टी अगर जिंदा है, व्यक्ति अगर जिंदा है, तो हम यहाँ आगे से नहीं काउंट करना शुरू करेंगे। बीच की अगर कोई सी जनरेशन जो है वो मर जाती है, खत्म हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, नहीं ऐड हो पाती है, तो हम उसे आगे नहीं शिफ्ट करेंगे, वो फिर भी यहीं से ही काउंट होगा। ऐसे नहीं कि हम इसको ऐड कर लेंगे, नहीं। हाँ, अगर ये एक्सक्लूड हो जाता है, इसकी अगर डेथ हो जाती है, तो हम आगे मूव कर सकते हैं। फिर 1, 2, 3, 4, यहाँ हम इन चारों को कोपासनरी मान सकते हैं। लेकिन अगर इसकी डेथ हो जाए तो हम इसको तब भी ऐड नहीं करेंगे। सिंपल है, हमें लास्ट प्रॉपर्टी होल्डर को देखना है, बीच की जनरेशन को नहीं देखना है, उससे हम 4 को काउंट करेंगे, राइट। और एक चीज और, अगर सपोज करिए कि इस व्यक्ति ने जो है अपना एंसेस्टर प्रॉपर्टी को डिवाइड कर लिया, डिवाइड करके अलग हो गया है, इसकी डेथ नहीं हुई है, लेकिन ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को डिवाइड करके अपना शेयर लेकर अलग हो गया है। फिर हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में लास्ट होल्डर इसको कंसीडर करेंगे। इसको कंसीडर करके फिर हम आगे के 4, टोटल 4 हम काउंट करेंगे। सिंपल है। डॉटर्स को पहले कोपासनरी राइट नहीं था, 2005 के अमेंडमेंट के बाद जो है डॉटर्स को कोपासनरी कंसीडर किया जा रहा है। तो यहाँ पर बेटों के साथ साथ उन्हें भी जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा, जो एक कोपासनर को मिलता है। और एक और चीज यहाँ पर जो है,
अगर इन बेटों की वाइफ भी अगर होती है तो वाइफ को जो है कोपार्टनर कंसीडर नहीं किया जाता। सिर्फ आप कोपार्टनरी कैसे बन सकते हो जॉइंट हिंदू फैमिली में, या तो आप बर्थ या फिर एडॉप्शन, यही दो तरीके हैं। आप किसी कॉन्ट्रैक्ट से जॉइंट हिंदू फैमिली का मेंबर नहीं बन सकते हो, और यहाँ पर जो है इनकी वाइफ्स को भी कोपार्टनरी कंसीडर नहीं किया जाता है। अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को देख लेते हैं कि कौन जो है कोपार्टनरी राइट क्रिएट कर सकता है, कौन नहीं। तो सिंगल पर्सन कैन नॉट फॉर्म अ कोपार्टनरी, क्योंकि देखिए जनरेशंस का होना बहुत जरूरी है। जरूरी इनकी 4 जनरेशन हो, वो मैक्सिमम लिमिट बताई गई है। आप अगर ग्रैंडफादर है, फादर है और सिर्फ सन है, मतलब पोते तक भी है, तो फिर वो लोग जो है कोपार्टनरी राइट क्रिएट कर सकते, क्योंकि वहां पर जनरेशन इंक्लूड हो गई है। राइट, आप देखिए, फॉर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ कोपार्टनरी द एग्जिस्टेंस ऑफ फादर सन रिलेशनशिप इज नॉट नेसेसरी। सपोज करिए ग्रैंडफादर, दादा जिंदा है, उसका जो बेटा है उसकी डेथ हो गई है, लेकिन ग्रैंडसन वहां पर अवेलेबल है, तो वहां पर जो है वो कोपार्टनरी राइट क्रिएट हो सकता है, क्योंकि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होल्डर आपके पास अभी हैगा वो पर्सन। तो अगर बीच में से एक पर्सन भी अगर उसकी डेथ कोज हो जाती है, लेकिन अगर नेक्स्ट वाली जनरेशन है आप पे, तो भी वो कोपार्टनरी हो सकते हैं। इलेजिटमेट सन नॉट कोपार्टनर, COP शॉर्टकट में कोपार्टनर लिखा है मैंने, तो इलेजिटमेट सन को कोपार्टनर कंसीडर नहीं किया गया है, लेकिन जब प्रॉपर्टी के शेयर की बात आती है तो उसे भी प्रॉपर्टी में से शेयर दिया जा सकता है। Co-partnership can consist of grandfather, grandson of brothers of uncles and nephews and so on, जो मैंने आपको बताया कि अगर बीच में से कोई व्यक्ति अगर एक्सपायर हो जाता है, लेकिन लास्ट प्रॉपर्टी होल्डर जो व्यक्ति अगर बचा है, तो बाकी के जो उसके और जनरेशन, जो उसके हेयर्स हैं जो है, उनको वहां पर इंक्लूड कर लिया जाता है। तो और जो मैंने आपको बताया कि महिलाओं को कोपार्टनरी कंसीडर किया गया, वो कहाँ दिया गया है? द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बाद से सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में विमेन्स को, डॉटर्स को जो है कोपार्टनर कंसीडर किया गया है। देखिए विमेन वर्ड इज नॉट अप्रोप्रिएट, क्योंकि विमेन में तो वहां पर सन की वाइफ भी आ जाएगी, लेकिन वाइफ को वहां पर कंसीडर नहीं किया गया, तो सिर्फ स्पेशली डॉटर्स को कोपार्टनर कंसीडर किया गया है, और उनके पास भी ये राइट जो है उनको मिल जाता है कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी को वो इनहेरिट कर सके। ये था कोपार्टनरी के बारे में, कोपार्टनर के बारे में। आई होप कि समझ आ गया होगा आपको, बहुत सिंपल सा टॉपिक था। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको आंसर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।